एक बार हम फिर से शुरू करते हैं क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। उससे पहले हमने ये आपको अपने किताब से थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने की वजह से मैंने ये चीज़ बताया, आपको ये समझाऊंगा मैं। इसके बाद देखेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है और हम भारत ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जिसकी वजह से हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है वो ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। ठीक है, क्या सिर्फ संविधान में ही लिख देना, उसमें संविधान में प्रावधान कर देना उतना ही पर्याप्त है या नहीं, क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए संघीय व्यवस्था लागू करने के लिए, तो वो सब चीज़ें हम आगे जानेंगे। तो इसके बाद एक और वीडियो आएगा, हमारा चैप्टर सेकेंड नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या पॉलिटिकल साइंस थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा कि आपको क्या करना है, हिस्ट्री स्टार्ट कर दूँ या पॉलिटिकल साइंस का रेगुलर रहने दूँ थर्ड चैप्टर। वैसे एक वीडियो और आएंगे इस चैप्टर के। चलो, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक पे अभी नहीं आया हम, ये एक्स्ट्रा नॉलेज देने की वजह से जो संघीयवाद का जो 3 प्रवृत्ति है, ठीक है, वो मैं यह बता रहा हूँ। आपको संघीयवाद तो अच्छे से पता चल गया, संघीयवाद क्या व्यवस्था है, नहीं है, क्या होता है। 2 लेक्चर हमने बेसिकली जो भी 90% कवर कर लिया है। तो संघवाद की जो 3 प्रवृत्तियाँ हैं जो कि आपको नहीं पढ़ना है, आपको कहीं पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। एक फेडरेशन होता है, दूसरा कॉन्फेडरेशन है, तीसरा यूनियन है। तो भाई ये क्या है, आपको पता है कि स्टेट होता है और सेंट्रल होता है। तो इसमें भी स्टेट है, सेंट्रल है, स्टेट है। इसमें भी सेंट्रल होता है और स्टेट होता है, और इसमें भी सेंट्रल और स्टेट होता है, लेकिन तीनों का नाम अलग है, कुछ तो डिफरेंट होगा। तो देखो, जो फेडरेशन सिस्टम होता है उसमें सेंट्रल और स्टेट के पास सेम पावर होता है। ठीक है, जितना पावर सेंट्रल के पास होगा उतना पावर स्टेट के पास होगा। कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, स्टेट मोर पावर होता है देन सेंट्रल। आप देख सकते हो सेंट्रल कम पावरफुल होती है, किससे, स्टेट से। ठीक है, यानी स्टेट जो है पावरफुल होता है किससे, सेंट्रल से। अब क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, यूनियन में सेंट्रल पावरफुल होता है, यानी यूनियन में सेंट्रल मोर पावरफुल होता है देन स्टेट। तो ये चीज़ मैं बेसिकली बताने के लिए ये चीज़ लाया था कि फेडरेशन में होता है सेंट्रल और स्टेट दोनों का पावर सेम। कॉन्फेडरेशन में होता है सेंट्रल का पावर स्टेट से कम होता है, यानी कि स्टेट का पावर मोर देन सेंटर होता है। और यूनियन का जो पावर होता है सेंटर मोर होता है किससे, स्टेट से, जो कि अपना इंडिया में यूनियन सिस्टम की क्या है, हमारे यहाँ स्टेट के पावर से यूनियन का पावर यानी सेंटर का पावर ज़्यादा है। आपको पता होगा कि जो 3 सूची है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में देखिए आप सब्जेक्ट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस आपने देख लिया कि सेंट्रल कैसे हमारे यहाँ मजबूत है। दूसरा डिफरेंट ये देखो कि जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, उसमें क्या कहा गया है कि ज़्यादा पावरफुल कौन किसका चलेगा, वहाँ सेंटर का चलेगा। ठीक है, 2 पॉइंट आपने देख लिया। थर्ड पॉइंट देखो, उसमें कहा गया है कि संविधान में जो प्रावधान नहीं दिए गए उस पर कानून बनाना है, तो वह सेंट्रल जो बोलेगी वह होगा। तो आपने थर्ड देखा, और भी बहुत सारे रीजन है। ठीक है, चलो जो कि आगे समझेंगे। चलते हैं, अब देखते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, तो भाई साहब संघीय व्यवस्था जो है सिर्फ संवैधानिक प्रावधान करने से ही नहीं चलती है। संघीय व्यवस्था वहाँ पे ज़्यादा अच्छा चलेगा जहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीतिक चलती है, यहाँ का राजनीतिक लोकतांत्रिक रूप से चलता हो। ऐसा नहीं कि संविधान है, संविधान में मैंने प्रावधान कर दिया, लेकिन वहाँ का जो राजनीतिक हो रहा है, वहाँ का जो सरकार चल रही है, वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही है। तो वहाँ पे क्या होगा कि संघीय व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान की जरूरत है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। तो क्या पर्याप्त है भाई, तो लोकतांत्रिक राजनीतिक पर्याप्त है, ये भी होना चाहिए। ठीक है, संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय किसको जाता है, यहाँ के भारत की बात हो रहा है, लोकतांत्रिक राजनीति को जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी वजह से, किसके वजह से, लोकतांत्रिक राजनीति के वजह से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और एकजुटता का परिचय सुनिश्चित हो पाता है। अगर हमारे यहाँ
तरीके से राजनीतिक नहीं होता, सरकार नहीं चलती, तो क्या आपको लगता है इतने विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे एकत्रित होकर रहते, एकजुटता से रहते? नहीं रह पाते। ठीक है, तो संविधान में प्रावधान के साथ साथ लोकतांत्रिक राजनीतिक भी जरूरी है संघ व्यवस्था चलाने के लिए। तो इसके लिए हमारे भारत सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिया है, ठीक है, क्या क्या प्रावधान किए हैं। तो भाषाई राज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है भाषाई राज, वो पढ़ेंगे कि भाई ये भाषाई राज है क्या। भाषा के आधार पर राज्य का जो गठन हुआ, यानी राज्य में जो मांग हुई, लोगों का अलग अलग भाषा था, तो उस नज़रिए से हमारी सरकार लोकतांत्रिक राजनीति जो किस एंगल से उसने देखा और किया। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 में हुआ। क्या 1947 में आज़ाद होने के साथ ही हमारे देश की सारी समस्या ख़त्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। तो लोकतंत्र तो हमारा कब से शुरू हुआ? 1947 से भारत में। लेकिन हमारे पास 3 चैलेंजेस बहुत बड़ी थी। आज़ादी के साथ साथ हमारे पास चुनौतियाँ भी थी। क्या थी? तो फर्स्ट थी कि जितने भी भाषा के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, उन्हें एकता के सूत्र में बांध के रखना है। ठीक है। सेकंड क्या था कि हमारे देश में जो 565 रजवाड़े लगभग हैं, उन्हें किस तरह भारतीय संघ में मिलाया जाए। अगर मान लो वो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से रहेंगे, तो आपको नहीं लगता कि अभी जो हम भारत देख रहे हैं, अगर बीच में हैदराबाद का निजाम बोलता मैं स्वतंत्र रहूँगा, तो आपको कैसा लगता? ठीक है। और तीसरा था लोकतंत्र को मजबूत करना। ठीक है। अब देखो, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन भारत के लोकतांत्रिक राजनीति के सामने सबसे कठिन परीक्षा और चुनौतियां थी कि किस तरह भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, क्योंकि वह उस समय आज़ादी के बाद मांग उठना शुरू हो गया था कि हम तेलुगु बोलते हैं तो हमें तमिलनाडु बना दो, हम गुजराती बोलते हैं तो गुजरात बना दो, महाराष्ट्र से मराठी वाले मराठी बना दो, ठीक है, आंध्रा वाला आंध्र प्रदेश बना दो। सबसे पहले आंध्रा का ही केस उठा था। ठीक है। तो यह हमारे पास एक कठिन चुनौतियां थी भारत के लिए। यह प्रथम परीक्षा थी किसके लिए? भारत के लिए, कि भाषा के आधार पर किस तरह प्रांत का गठन किया जाए। तो उसके लिए हम भारत सरकार ने क्या कदम उठाया, ये देखते हैं। तो 1947 और 2020 के बीच कई पुराने प्रांत जो है गायब हो गए और कई नई प्रांत जो है बन गई। तो आप बोलोगे सर आपने ये बता दिया कि पुराने प्रांत गायब हो गए, नए प्रांत आ गए, लेकिन कौन सा गायब हुआ ये तो दिखा दो आप एक बार। चलो, तो आपको ले चलते हैं 1947 और 2020 के मैप में। देखो यहाँ, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो एरिया है, ये आप देखो, ये राजपूताना कहलाता था, लेकिन अब क्या है, यह राजस्थान कहलाता है और राजपूताना का कुछ हिस्सा गुजरात का था। ये जो एरिया है, ये आप जो देख रहे हो, ये बम्बई कहलाता, आज बम्बई नहीं कहलाता है, आज यह महाराष्ट्र कहलाता है और इस बम्बई का कुछ हिस्सा गुजरात में था। तो आपने क्या देखा? आपने यह देखा जो मैंने पीछे बताया कि कुछ पुराने प्रांत गायब हो गए। तो क्या गायब हो गए? अब राजपूताना आपको नहीं देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड प्रोविंस था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिला हुआ था एक साथ। तो आपने क्या देखा? यूनाइटेड प्रांत, अब संयुक्त प्रांत नहीं है यहाँ पे। आपने ये देखा, यहाँ पे आप देखो, ये मद्रास दिख रहा है आपको, यहाँ पे कहीं पे मद्रास आपको दिख रहा है? ये पूरा एरिया पहले मद्रास कहलाता था, लेकिन अब क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है। तो आपने देख लिया कि किस तरह पुराने प्रांत गायब हो गए और नए प्रांत कैसे आए। प्रशासनिक सुविधा को सही करने के लिए नए प्रांत आए, और भी मैं बेहतर तरीके से आगे बताता हूँ आपको। चलो, 1947 से 2020 के बीच कई पुराने प्रांत गायब हो गए और नए प्रांत बन गए। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था। कई प्रांतों के सीमा और क्षेत्र और नाम बदल गए। तो इससे पहले, मैं बताने से पहले ये बताऊं कि अगर अभी आपसे पूछे कि अभी जो कोई राज्य है उसका सीमा बदलना है, क्षेत्र बदलना है, नाम बदलना है, तो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये सब काम होता है? तो आर्टिकल 3 में ये सब चीज़ है कि किसी भी स्टेट का अगर सीमा बदलना है, क्षेत्र बदलना है, नाम है, तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास यह पावर होता है कि कभी भी किसी स्टेट का सीमा बदल सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है। ठीक है, उसके आकृति में चेंज ला सकती है। ऐसा नहीं है स्टेट करेंगे, अगर मान लो बिहार को, हमें यह बिहार है, इसको छोटा करना है,
प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो अब हमें बिहार से नहीं पूछना पड़ेगा, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, पूछना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है नहीं, पूरा निगलेक्ट नहीं करेंगे। पार्लियामेंट जो है ना 14 दिन का 14 दिन के लिए मोहलत देगी कि हम ऐसा कर रहे हैं। अगर हाँ मिलाई तो भी ठीक है स्टेट, नहीं मिलाई फिर भी वह इम्प्लीमेंट होगा। इसमें स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। यह पार्लियामेंट के पास यह पावर होता है, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, आर्टिकल 3 और ये पार्लियामेंट के पास पावर होता है, किसी भी स्टेट का सीमा क्षेत्र और नाम बदल सकता है। शुरुआत में कुछ प्रांत या राज्य का गठन जो है भाषा के आधार पे हुआ, तो वो हम देखते हैं मैप पे जाने के बाद। देखो शुरुआत में, यानी कहने का मतलब 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय जो राज्य का गठन हुआ वह भाषा के आधार पे हुआ। कैसे हुआ ये देखो, आप यहाँ देख रहे हैं कि गुजरात है, ठीक है, और यहाँ पे गुजरात और राजस्थान एक में आ रहा था। यहाँ पे राजस्थानी लोग बोल रहे थे, यहाँ पे गुजराती बोल रहे थे। तो इन्हें लगता था यार जो स्टेट का इतना दूर का जो राजकीय भाषा है, जो ऑफिशियल वर्क होगा, किस भाषा में करे, राजस्थान में करे कि गुजराती में करे, राजस्थानी में करे या गुजराती में करे। तो यह भाषा के आधार पे इसको चेंज कर दिया गया। अब देखो ये पंजाब आपको दिख रहा है, ठीक है। ये पंजाब में देखो, पंजाब था, चंडीगढ़ था, सॉरी हरियाणा था और हिमाचल प्रदेश था। यहाँ पे पंजाबी लोग बोलते थे, पूरे पंजाब का कहा जाता था। पंजाब में पहले पंजाब आता था, हरियाणा आता था और हिमाचल प्रदेश एक में आता था। टोटल मिला के पंजाब बोलते थे। तो इतना टोटल में कहीं पे पंजाबी बोल रहे हैं, कहीं हरियाणवी बोल रहे हैं, कहीं पे हिंदी बोल रहे हैं। तो अब भाई स्टेट में कौन सा चीज़ लागू किया जाए, पंजाबी ऑफिशियल क्या किया जाए। तो इससे असुविधा, मान लो पंजाबी कर दिया जाए तो जो हरियाणवी बोलते हैं उन्हें प्रॉब्लम होगा, जो हिंदी बोलते हैं उन्हें प्रॉब्लम। इसीलिए भाषा के आधार पे इसे बदल दिया गया। जो हरियाणी बोलते थे उन्हें हरियाणा कर दिया गया, जो पंजाबी बोलते थे वह पंजाब कर दिया गया। तो ये आपने देखा भाषा के आधार पे। लेकिन अब देखो, अब हम क्या देखेंगे कि वर्तमान समय, अभी का जो समय है, कुछ जो राज्य का गठन होता है वह सांस्कृतिक, ऐसा नहीं सिर्फ अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे हुआ, तो भाषा। लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा अगर कि वर्तमान में राज्य का पुनर्गठन या राज्यों का गठन किस आधार पे होता है, तो उसमें ऑप्शन देगा भाषा, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जातीयता, चाहे प्रशासनिक, तो ये सभी होगा। अगर शुरुआत पूछेगा तो सिर्फ भाषा, लेकिन अब क्या होता है कि सांस्कृतिक, भौगोलिक और जातीयता, इसको रेखांकित करने और इसको सम्मान देने के लिए भी राज्य का गठन किया जाता है। तो चलो मैप पे ले चलते हैं। आपको मैंने भाषा के आधार पे दिखा दिया, अब मैं सांस्कृतिक, भौगोलिक के आधार पे दिखाता हूँ। यह देखिए, जो भौगोलिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो जो ये बिहार था, ये आप बिहार देख रहे हो, यहाँ पे झारखंड आपको नहीं दिख रहा है। 1947 में बिहार के अंदर ही झारखंड था। तो ऐसी भौगोलिक स्थिति थी और सांस्कृतिक स्थिति भी थी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो बिहार अभी देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा डेवलप, लेकिन जो झारखंड था यहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा थे। तो ये सांस्कृतिक आपने देखा। और एक चीज़ और है यहाँ पे भौगोलिक, यहाँ पे जो है ना जो मिनरल्स है, खाद्य सामग्री है, जो कोयला आप सुने होंगे झारखंड में ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा था झारखंड की ओर। तो उन्हें लगता था इन साइड वाले लोगों को कि हमारा जो सामग्री है, हमारा जो संसाधन है वह इस साइड वाले लोग भी क्यों करेंगे, इसीलिए हमें अलग करो। एक तो ये, दूसरा कि इधर आदिवासी लोग ज़्यादा थे कि हमें जो है ना एक सम्मानित तरीके से अलग करो कि ताकि हम लोग डेवलप कर सके, ठीक है, इसके लिए भी। तो इससे क्या हुआ कि प्रशासन चलाने में सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए वो जो है बाउंड्री को, बिहार को 2 भाग में कर दिया, ठीक है। अब देखो, आप ये देख रहे हो, इधर आप नागालैंड देख लीजिए। नागालैंड आप देख रहे हैं जो कि संस्कृति के आधार पे किया गया, यहाँ पे जातीयता के आधार पे किया गया। यहाँ पे लोग पिछड़े हुए लोग थे, इसीलिए पहले ये सब पूरा असम का भाग हुआ करता था। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जो विभाग हैं सारे क्या होते थे,
सारे असम का भाग होता था। तो आपने क्या देखा कि शुरुआत में भाषा के आधार पे हुआ था, लेकिन धीरे 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 भौगोलिक संस्कृति और जातीयताओं के आधार पे भी राज्य का पुनर्गठन होने लगा। तो क्या यह जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। इससे क्या, मान लो कि पूरा भारत है, पूरा भारत ने, मान लो ये इतना, मान लो एक स्टेट है, इसमें 5, मान लो एक आईपीएस काम कर रहा है, और इधर एक इतना छोटा सा स्टेट है, यहाँ पे भी एक आईपीएस काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन सा बेटर काम कर सकता है? ये बेटर काम कर सकता है कि उन्हें छोटा सा एरिया है तो अच्छी तरह से वो ध्यान दे सकते हैं, क्या इम्प्लीमेंट करना है ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर छोटा छोटा भाग कर दिया गया ताकि प्रशासनिक सुविधा जो है सरकार सही तरीके से काम कर सके, प्रशासनिक सुविधा में कोई भी दखल अंदाजी या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, अब बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश को अभी भी 3 भाग में बांटने की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश बड़ा है, प्रशासन करने में प्रशासन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो अभी नहीं हुआ है, बात उठ रही है, आगे क्या होगा नहीं पता, हो सकता है तो उत्तर प्रदेश भी और भी भाग में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आपने यहाँ तक देख लिया कि पहले भाषा के आधार पे होता था, फिर सांस्कृतिक, भौगोलिक और जातीयताओं के आधार पे होने लगा। भाषा के आधार पे राज्य बनने से अधिक एकत्रित देश जो है अधिक एकत्रित और सुदृढ़ हुआ। लेकिन इससे पहले जो है हमारे जो भी राजनीतिक लोग थे भारत के, उन्हें लगता था अगर हम भाषा के आधार पे स्टेट का गठन करते हैं, राज्य का गठन करते हैं, तो क्या होगा, हमारा देश टुकड़ों में बंटने की चांस होगी। लेकिन उन्होंने जब भाषा के आधार पे बनाया, जब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया कि भाषा के आधार, इनका काम था, सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग बनाई, जब आवाज़ उठा कि भारत भाषा के आधार पे हमें स्टेट बनाओ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में। इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया कि ठीक है, भारत की विभिन्नताओं को देखते हुए भाषा के आधार पे स्टेट को बनाया जाए। ठीक है, मतलब इनको काम दिया गया कि भाषा किस आधार पे भारत में जो है राज्य का पुनर्गठन किया जाए। तो इन्होंने रिपोर्ट में क्या दिया, भाषा के आधार पे। तो फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। यहाँ पे तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था रिपोर्ट तैयार करने के लिए। जब रिपोर्ट इन्होंने जब सबमिट कर दिया सरकार को, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनाया गया। उसके तहत सबसे पहले 14 राज्य और 6 यूनियन टेरेटरी बनाया गया। ठीक है, आप शुरुआत में आप ध्यान रखोगे, धीरे धीरे इसे क्यों बढ़ाया गया, प्रशासनिक सुविधा को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। तो जब ये किया गया, भाषा के आधार पे विभाजित किया गया, राज्य का गठन किया गया, तो जो राज्य के नेता थे उन्हें भय हो रहा था कि देश टुकड़े में बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें बाद में ऐसा अनुभव हुआ कि राज्य का जो गठन हुआ भाषा के आधार पे, उससे देश जो है अधिक एकत्रित हुई, लोगों में मतभेद कम हुए और देश अधिक सुदृढ़ हुआ, जिसके कारण जो है प्रशासन पहले की अपेक्षा अत्यधिक सुविधाजनक हुई, सही से काम कर सका। ठीक है, आपने देखा था श्रीलंका की हाल, वहाँ पे सिंहली और तमिल लोग में कितना बहुत बड़ा विवाद हुआ और बाद में जाके गृह युद्ध का रूप ले लिया। तो ऐसा हमारे इंडिया में नहीं हुआ, क्योंकि हमने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, सभी के भाषाओं को सम्मान किया। भारत के संविधान में अब हम देखेंगे भाषा नीति। भारत ने संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ और चलाने के लिए भाषा नीति कैसे अपनाई। भारत के संविधान में किसी भी एक भाषा को राजभाषा नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? अब मान लो कि 40% हिंदी बोल रहे थे, ठीक है, इंडिया में 60% तो हिंदी नहीं बोल रहे थे। तो अगर हम हिंदी को राजभाषा भारत का अपना देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि 60% जो अन्य भाषा लोग बोल रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी, उन्हें लगेगा कि हमारे भाषा को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो इसके साथ साथ हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्होंने हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्रदान किया। यानी टोटल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हमारे देश में 22 भाषाओं को जो है भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। अनुसूचित मतलब हमारे संविधान में 22 अनुसूची हैं, उसका 8वां अनुसूची में भाषाओं की जिक्र की गई है।
और उसमें 22 भाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, केंद्र सरकार का अगर कोई भी परीक्षा होता है, चाहे किसी भी पद के लिए आप उम्मीदवार हो, तो जो 22 भाषा हैं इनमें से किसी भी भाषा में आप जो है परीक्षा देने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएंगे तब कहेंगे कि हमें तमिल में देना है, चाहे मराठी में देना है। आपको जो है भाषा का जो विकल्प है पहले से चुनना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो उसके साथ साथ राज्य जो हैं, जो स्टेट हैं, उसके अपने अलग अलग राजभाषा, जैसे कि यूपी है, बिहार है, वहाँ पे ज़्यादातर हिंदी बोल जाते हैं, तो ऑफिशियल काम जो है हिंदी में होता है। लेकिन जो तमिलनाडु है वहाँ पे तमिल होता है तो तमिल, या तो इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश। जैसे महाराष्ट्र है, मराठी बोलता है तो वहाँ ऑफिशियल काम इंग्लिश में भी होता होगा, मराठी में होता है। जहाँ पे ज़्यादा लोग जो भाषा बोलते हैं उन्हें उन भाषाओं में करने की आज़ादी दी गई। जैसे केरला, वहाँ इंग्लिश बोला जाता है, ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो वहाँ पे कहा गया कि अपना राजभाषा जो है आप अपने जो काम काज है राज्य का अपने राजभाषा के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, राज्य में जो ज़्यादा भाषा बोली जाती है उसके अकॉर्डिंग करें। ठीक है, राज्य का अपना जो अधिकतर काम काज है वह अपने राजभाषा में ही होता है। ठीक है, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद होना जाना चाहिए था। कि जो संविधान सभा थी हमारी, उसके जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि 1965 में हम लोग धीरे धीरे करके अंग्रेज़ी का प्रयोग करना बंद कर देंगे। लेकिन अंग्रेज़ी का प्रयोग करना कैसे हम बंद कर सकते थे? क्योंकि आपको पता है कि दो तरीके से हमारे देश में चला जाता था, एक राजा के द्वारा, एक डायरेक्ट अंग्रेज। ठीक है, इसको रजवाड़ा जिसको बोलते थे। तो रजवाड़ा हमारे तो इंडिया के ही लोग थे, उन्हें वो तो हिंदी बोलते थे। तो रजवाड़ा जहाँ जहाँ रहते थे तो वहाँ तो लोग हिंदी जानते हैं। लेकिन जहाँ अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, जैसे कि मद्रास हो गया, जैसे कि आपको केरल के तरफ यानी साउथ के तरफ मेनली अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, तो वहाँ तो सारा कुछ इंग्लिश में ही होता था, अंग्रेजी भाषा में होता था। तो लोग हिंदी जानते ही थे, किसे हिंदी बोलते हैं, हिंदी उन्हें आता ही था, वहाँ के रहने वाले लोगों को भी। तो अब देखो, अगर हम पूरे देश में अगर हिंदी लागू करते हैं तो अगर साउथ में उन्हें हिंदी नहीं आता है तो उन्हें तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम जब 1965 में बोल रहे थे कि हमारे संविधान के अनुसार अब हम अंग्रेजी को बंद करेंगे, तो क्या हुआ कि जो गैर हिंदी भाषाई लोग थे या प्रदेश था, वहाँ पे मांग उठने लगा कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। इसके लिए तमिलनाडु में ये जो मांग था वह उग्र रूप भी लिया। ठीक है, उसके उपरांत अब उग्र ले लिया, तो अब हमें उससे तो शांति करना है, ना कि अब हम कहेंगे, भारत सरकार कहेगी कि नहीं हिंदी ही हिंदी होगी। इससे क्या होगा? टूट होगी और देश में गृह युद्ध होगा। जिस तरह आपने श्रीलंका में देखा था कि सिंहली को ही अंततः राजभाषा हर एक चीज़ का दर्जा दिया गया, तमिल को नहीं दिया, तो क्या हुआ? वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गई। तो उसके उपरांत इसे शांत करने के लिए, इस विवाद को ख़त्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए केंद्र सरकार जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग करने की अनुमति दी कि भाइयों, हिंदी के साथ साथ आप अगर अंग्रेजी आपके एरिया में बोला जाता है, आपके राज्य में बोला जाता है, तो आप अपना राज्य का जो कार्य है वह अंग्रेजी में ही कीजिए। ठीक है, हाँ, लास्ट है एपिसोड नंबर 3 का। भारत में राजनेताओं ने भाषा के मामले में जो लचीला रुख अपनाया था, जिससे भारत जो है श्रीलंका की जो गृह युद्ध हुई थी उस स्थिति में जाने से रोक सका। ठीक है, यानी भारत के जो राजनेता है उन्होंने अपने भाषा नीति में लचीलापन रखा। ऐसा नहीं कि हिंदी हम लागू करेंगे, 1965 के बाद हर एक स्टेट पूरे भारत में ही हिंदी ही चलेगी, चाहे वो राज्य के कामकाज हो चाहे कुछ भी हो, हिंदी। ऐसा इन्होंने भारत के राजनेताओं ने नहीं किया, जिससे क्या हुआ कि जो श्रीलंका में गृह युद्ध हुई थी उस स्थिति में भारत जाने से रुका। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारा रेगुलर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से मैसेज कर सकते हैं। और जो पिछला वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का और इस चैप्टर का और वीडियो जो है, जो हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर रखे हैं, वो कमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। तो वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।